आदाब एवरीवन, मेरा नाम आयशा है और आज जो हमारा टॉपिक है सौभाग्य। सौभाग्य अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत छोटी से छोटी चीज़ भी ज़िंदगी में होना एक सौभाग्य की बात होती है। परिवार का होना, छत पर घर होना, 3 वक्त का खाना, सबसे बड़ा सौभाग्य यही है। और अपनी दुनिया की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में हम इस सौभाग्य को भूल जाते हैं। और मेरी माने तो परिवार का होना सबसे बड़े सौभाग्य की बात होती है। उसी परिवार से जुड़ी आज मैं एक कहानी लाई हूँ आप लोगों के सामने। उम्मीद है आप कहीं ना कहीं उससे जुड़ेंगे और आप लोगों को पसंद आएगी। रोज़मर्रा की तरह आज भी मैं अपने बरामदे में अपनी चाय की प्याली लिए बैठी थी। जितनी गर्म चाय की ये प्याली थी उतनी ही गर्म हवा भी चल रही थी। आसमान में पंछी भी अपनी दिनचर्या में मसरूफ़ थे। कुछ खाना ढूंढ रहे थे तो कुछ यूं ही उड़ रहे थे। कुछ घोंसला बन जाने की तलाश में थे तो कुछ घोंसला टूट जाने की हताश में। तभी मेरी नज़र आंगन की ओर गई। वही आंगन बरामदे से सामने जो नज़र आ रहा था। और ये आंगन सिर्फ एक आंगन नहीं, कुछ लोगों के लिए सहारा है तो कुछ के लिए उम्मीद। कुछ को इस आंगन ने निराशा दी है तो कुछ को जीने की आशा। और मुझे तो मान लीजिए एक नई ज़िंदगी। और इस वृद्ध आश्रम में मुझे काम करते लगभग 10 बरस से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। मगर यहाँ न जाने कितने बुजुर्गों का हाथ है मेरे सिर पर। तभी मेरी नज़र एक दादी की ओर गई। वो दादी रस्सी पर कपड़े सुखाने की कोशिश में लगी थी। यूँ तो उनके हाथ चल नहीं पा रहे थे, मगर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो अपनी रस्सी सुखा रही थी। उनके हाथों में कपकपाहट इतनी थी, लेकिन उनके बच्चों के दिल में ज़रा भी नहीं। वहीं सामने एक और दादाजी आज फिर बैठे थे, अखबार और इंतज़ार लिए कि जाने आज कोई आ जाए, मुझे आकर वापस ले जाए, मुझे घर ले जाए। मगर कोई नहीं आता था और ये अक्सर खामोश रहते थे। मगर नज़र आता था कि इनके पास बातें हज़ार हैं, मगर सुनने कोई तैयार नहीं। और इनकी आंखों का वो मोटा चश्मा गवाही देता था कि इन्होंने अपने बच्चों के लिए किस कदर मेहनत करी है। और वही बच्चा आज काबिल बन इनकी काबिलियत को भूल चुका है। इसी तरह के कई चेहरे मुझे हर रोज़ न जाने कितनी कहानियों से रूबरू कराते थे। और उस सब पर मैंने कुछ लिखा था। ये लोग जो आज इन दीवारों के सहारे हैं, ये लोग आज जो इन दीवारों के सहारे हैं, जिन दीवारों में बस दर्द बेबसी के नज़ारे हैं, मुश्किल दिन भी जिसने मुस्कुरा कर गुजारे हैं, आज इस उम्र में आकर किस्मत से हारे हैं। जो चेहरे फूल से मासूम और प्यारे हैं, क्यों वो दुनिया को आज कांटों से नज़र आ रहे हैं। तजुर्बा लिए जो आँखों में बैठे हैं यहाँ, हर दिन इंतज़ार का इम्तिहान दिए जा रहे हैं, चाय की प्याली रसोई में रख मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। आज न जाने क्यों दिल में अजीब सी बेचैनी थी। एक डर दिल में बैठा जा रहा था। और जब भी मुझे कुछ ऐसा महसूस होता था, मैं अपने लॉकेट को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेती थी। उस लॉकेट में मेरी और मेरे माँ बाबू जी की एक छोटी सी तस्वीर लगी थी। बचपन में माँ बाबू जी से बिछड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी की एक ये आखिरी उम्मीद थी मेरे पास। ना जाने कैसे, मगर ज़रूरत पड़ने पर मुझे उससे हिम्मत मिल जाती थी। मैं उस लॉकेट को अपने सीने से लगाए बैठी थी कि तभी सूरज भैया की आवाज़ सुनाई पड़ती है। नूर, अरे नूर, कहाँ हो तुम? इधर तो आओ। मैंने अपने आंसू पोंछे और मैं भैया के पास गई। सूरज भैया वहाँ के मैनेजर थे। अच्छा देखना ज़रा दरवाजे पर कोई आया है क्या? मैंने दरवाजे की ओर देखा और यहाँ से कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, मगर हॉर्न सुनाई पड़ रहा था। मैं भागकर दरवाजे की ओर गई। मैं जब तक दरवाजे पर पहुँची वो गाड़ी जा चुकी थी। और आज फिर एक अटैची थी। और उस अटैची के साथ खड़ी वो बूढ़ी औरत जिनकी आंखें बुरी तरह से नम थी और दर्द इतना कि देखकर कोई भी बेहाल हो जाए। समझ आ चुका था कि एक और सदस्य हमारे इस वृद्धाश्रम में आज जुड़ चुका है और वही सदस्य अपने परिवार से छूट भी चुका है। मैं उनके पास गई, उनके कंधे पर हाथ रखा और पुकारा, दादी। दादी ने मेरी ओर देखा और बुरी तरह रो पड़ी। मैंने उनके आंसू पोंछे, उनका हाथ थामा, उन्हें अंदर ले आई। उन्हें अंदर आता देख वहाँ के सभी सदस्य अपना काम छोड़कर, गुम होकर वहीं आकर खड़े हो गए।
जाहिर था उनको अपना वो दिन याद आ गया था जिस दिन वो इस आश्रम में लाए गए थे। कुछ औरतें वहीं दादी के आसपास चारपाई पर आकर बैठ गईं और उन्हें सहानुभूति देने लगी। माहौल वहाँ यूं ही खामोशी का चलता रहा और लगभग शाम हो चुकी थी। तभी सूरज भैया वहाँ आए और उन्होंने दादी को मुझसे मिलवाया। माँ जी, ये नूर है, यहाँ सबका ख्याल यही रखती है और आज से आपके दवा खाने का ख्याल भी यही रखेगी। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप इससे बोल सकती हैं। दादी ने खामोशी से सिर हिलाया और फिर से ज़मीन की ओर देखने लगी। शाम हुई तो मैंने सबका खाना लगाया। सभी लोग खाना खा रहे थे मगर दादी कुछ नहीं खा रही थी और मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दादी के पास जा पाती और उन्हें कुछ कह पाती, क्योंकि परिवार से बिछड़ने का गम मैं जानती थी। मगर फिर भी हिम्मत कर मैं उनके पास गई और बहुत मिन्नतें करके मैंने उन्हें आधी रोटी खिलाई और उसके बाद उन्हें कमरे में छोड़ आई। दादी तो जैसे तैसे सो गई, मगर वो रात मेरे लिए कई सवालों से भरी थी। क्यों खुदा तेरी रजामंदी ऐसी है? एक और परिवार की तलब है तो एक और वही परिवार बोझ। इसी तरह के कई सवालों से सुबह हो गई। अगली सुबह मैंने देखा दादी वहाँ लोगों से जुड़ने की कोशिश में लगी थी। यूँ तो दादी से दर्द दूर ना गया था, मगर उन्होंने अपनी इस नई ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी, जिसको देखकर मैं बहुत हैरान थी और मुझे तभी अपने माँ बाबूजी की याद आने लगी। मैंने अपना लॉकेट थामने के लिए अपने गले में हाथ घुमाया तो देखा मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। मेरी वो आखिरी उम्मीद, मेरा वो लॉकेट मेरे गले में नहीं था। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बेचैन हो गई। मैंने हर तरफ उसको ढूंढने की कोशिश करी। हर तरफ लाख कोशिशें करने के बाद भी मुझे वो लॉकेट ना मिला। मेरी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद, माँ बाबूजी से बचपन में स्टेशन पर बिछड़ जाने के बाद एक यही सहारा था मेरी ज़िंदगी का, और अब वो भी मेरे पास ना था। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लॉकेट ना मिला तो मैं फिर से अपने कामों में लग गई और हर रोज़ एक कोशिश मैं ज़रूर करती थी उस लॉकेट को ढूंढने के लिए, मगर वो लॉकेट मुझे कभी नहीं मिला। इसी बीच मैं दादी को भी देख रही थी। दादी वहाँ जुड़ नहीं थी लोगों से। दादी ने वहाँ पे अपनी सहेलियाँ भी बना ली थी। अब वो हंसने खेलने लगी थी और यूँ तो वहाँ के कई सदस्यों से मुझे अच्छा जुड़ाव था, मगर इन दादी से जुड़ने में मुझे वक्त ना लगा। दादी अक्सर मुझसे बातें करती थी। मुझे भी उनके साथ वक्त गुजारना खूब भाने लगा था। यूं ही वक्त गुजर रहा था और सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक दादी की तबीयत खराब हो गई। हमने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने आकर बताया कि दादी को बहुत कमज़ोरी है और उनके खाने और दवा का खास ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर ने दवा दी। हमने दादी को दवा खिलाई और उन्हें उनके कमरे में सुला दिया। अगली सुबह मैं छत पर रस्सी पर कपड़े सुखा रही थी कि तभी मुझे कुछ बहुत ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ा गई। मैं हड़बड़ा कर नीचे गई। नीचे देखा तो दादी बेहोश पड़ी थी। दादी, दादी, सूरज भैया, दादी बेहोश पड़ी थी। मेरी चीख निकल गई। सूरज भैया ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आए। उन्होंने देखा तो दादी अपनी आखिरी सांस आधे घंटे पहले ही ले चुकी थी, जिसे सुनकर हर ओर सन्नाटा छा गया। मैं वहीं दादी के पास बैठ गई। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, मगर सबका सब्र, सबका दर्द साफ जाहिर था। दादी की वो सहेलियां जो बनी थी ना, वो फिर से मायूस हो गई। आश्रम में फिर से मायूसी छा गई। मैं दादी के पास वहीं बैठी रही। अगली शाम सूरज भैया ने मुझे दादी का सामान समेटने के लिए कहा। मैं उनकी साड़ियाँ तय करने उनके कमरे में चली गई। मैं उनकी साड़ियाँ तय कर रही थी। यही आंचल जो दादी बड़े प्यार से मेरे चेहरे पर लगाती थी। खैर, मैं उनकी साड़ियाँ तय करके उनकी अटैची में रखने लगी। जैसे ही मैं साड़ियाँ रखने गई, मैंने देखा एक फ़ोटो फ्रेम उल्टा हुआ रखा था। मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही मैंने हाथ वहाँ लगाया, मेरे हाथ पर एक चेन आ लगी, जिसे देखकर मैं बहुत हैरान थी। वो मेरा खोया हुआ लॉकेट था जिसमें मेरे माँ बाबूजी की तस्वीर थी। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो तस्वीर, वो लॉकेट दादी के पास क्या कर रहा था, मगर फिर भी मैं उस लॉकेट को अपने सीने से लगाकर वहीं बैठ गई। तभी मेरा ख्याल वापस फ़ोटो फ्रेम की ओर गया। मैंने वो फ़ोटो फ्रेम उठाया, उसको सीधा किया और देखा
वो तस्वीर देखते ही मेरी ज़िंदगी की हर उम्मीद टूट चुकी थी। उस फोटो फ्रेम में वो दादी मेरे माँ बाबूजी के साथ थी, जिन माँ बाबूजी ने दादी को एक बोझ समझकर इस वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ आ चुका था दादी से वो खास लगाव का मतलब क्या था, और मुझे समझ आ चुका था कि मुझे बड़े होकर अपने माँ बाबूजी जैसा तो बिल्कुल नहीं बनना है। मैंने उस लॉकेट को वापस उस अटैची में रखा, अटैची बंद करी और सूरज भैया को दे आई और अपने कमरे में चली गई। शुक्रिया। माना बड़े बूढ़े अक्सर हमसे बहुत बातें करते हैं, कड़वी बातें कह देते हैं, जिसे सुनकर हमें बहुत बुरा लगता है, मगर उनके मुंह से निकला हर लफ्ज़ हमारे हित में होता है। जो ग्रैंड पेरेंट्स हमारे सोच हुआ करते थे कि चॉकलेट खानी है, किताबें लेनी हैं, तो हम उनके पास चले जाते थे। खाना खाना है तो माँ के पास चले जाते थे। वही पेरेंट्स आज जब हमारी जिम्मेदारी बन चुके हैं तो हम पीछे हट रहे हैं। माना खर्चे बहुत हैं और इनकम कम, मगर उस इनकम के लिए आपको एलिजिबल किसने बनाया है? उनकी वो एक छोटी सी नौकरी ने, जिसके कारण आज आप कमा पा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, और आज जब उन्हें आपकी ज़रूरत है तो आप लोग पीछे हट रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या आज भी माँ की गोद में सर रखने का मन नहीं करता है? क्या आज भी कहीं इंटरव्यू जाने से पहले, किसी इवेंट पे जाने से पहले बाबूजी का हाथ सर पर नहीं चाहिए? है ना ज़रूरी? हर लोगों के पास माँ बाप का साया नहीं होता है, हमारे पास है। हमारे पास ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। शुक्रिया।